प्यारे छात्रों, आप देख रहे हैं महामना नेचुरल क्लासेस और आज हम जानेंगे एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के बारे में। ये प्रश्न आपके दूसरे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। साथ ही साथ छात्रों, ये प्रश्न जो है इनका जो डिस्क्रिप्शन हम देंगे वहां से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से हमें देखना है जिससे वनडे एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी की जा सके। तो आओ चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मुंह पका और खुर पका कैसा रोग है? यह कैसा रोग है? कंटेजियस रोग है या विटामिन डिफिशियंसी डिजीज है, बैक्टीरियल है या पैरासिटिक है? आप अक्सर ढूंढते होंगे कि इसमें हमें कहीं विषाणु मिल जाए तो हम उसका उत्तर जो है लगा दें, लेकिन छात्रों इसमें विषाणु तो है नहीं। अब कौन सा लगाना है? तो जीवाणु जनित रोग ये है नहीं। ये कैसा रोग है? संसर्गज है, यानी कंटाजियस है। एक दूसरे के आने के संपर्क में आने पर यह रोग फैलता है। आप कोरोना के माध्यम में जान ही चुके होंगे, कोरोना जो है वो भी क्या था? एक विषाणु जनित रोग था। वैसे खुरपका मुंहपका भी एक विषाणु जनित रोग है और एक दूसरे के संपर्क में आने से यह रोग क्या होता है? फैलता है। ठीक है, इसको कहते हैं संसर्गज या कंटाजियस जो है रोग के नाम से जाना जाता है। संसर्गज या कंटाजियस रोग के नाम से जाना जाता है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग नहीं है, ना ही बैक्टीरियल है और ना ही पैरासिटिक रोग है। जितने भी खुर वाले जो है एनिमल्स हैं उनमें ये रोग जो है काफी मात्रा में मिलता है। इसके लिए आपको जो है 2 बार वैक्सीनेशन करवानी होती है। साल में कितनी बार करनी होती है? 2 वैक्सीनेशन करवानी होती है। अब आपको बताना है, हमने पढ़ाया भी आपको पशुपालन वाले जो आपका मैराथन क्लासेस में बताया भी है कि पहली वैक्सीनेशन कितने दिनों के बाद हमें लगा देनी चाहिए। ठीक है, तो अगर काऊ और बुफेलो में देखोगे तो काफी ज्यादा जो है एफएमडी डिजीज पूछी जाती है। इसको फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है एपैथो वायरस है। ये शायद टीए में पूछा भी गया था, एपैथो वायरस। अगर वायरस का पर्टिकुलर नाम पूछे तो कौन से हैं? कॉक्सिक्रिव वायरस A16 और एंटेरो वायरस A71 जो है कॉमन वायरस हैं। ये सबसे हाईली कंटाजियस वायरल डिजीज में से एक है। तो वायरल डिजीज नहीं दिया गया है, ये कंटाजियस डिजीज या संसर्गज जो है डिजीज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला आपको एक डिजीज देखोगे तो हेमोरेक्टिक सेप्टिमिया भी काफी ज्यादा आपसे पूछी जाती है। ये एक इसका जो है पास्चुरेला मल्टोसाइडा नाम का एक बैक्टीरिया है। इसके कारण जो है ये क्या होती है? डिजीज आपको देखने को मिलेगी, यानी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो आपका पास्चुरेला मल्टोसिडा नाम से फैलता है। ये मानसून सीजन में कॉमन है और इसमें सडन जो है डेथ आपकी देखने को मिल जाती है। हिंदी में इस डिजीज को क्या कहते हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वहीं ब्रुसेलोसिस भी आपको देखेंगे तो काफी कॉमन है डिजीज, ब्रुसेला एबॉर्टस के नाम से जानी जाती है। इसमें जो है अबॉर्शन हो जाता है गाय भैंसों को जो संक्रमित होते हैं। एक जूनोटिक डिजीज है, यानी ह्यूमन में भी ये डिजीज जो है एनिमल से फैल सकती है और एनिमल से जो है ह्यूमन में। तो एबॉर्शन इसका जो है प्राथमिक लक्षण है। इसके बारे में भी हमने जब आपको पढ़ाया है एक डिटेल एनिमल हस्बेंड्री का लेक्चर, उसमें सारी चीजें आपको डिजीज के बारे में बताई गई हैं। वहीं सिप और गोट की एक ज्यादा जो है डिजीज पूछी जाती है जिसका नाम है पीपीआर। ये गोट प्लेग के नाम से जानी जाती है और ये गोट के साथ जो है सिप में भी होती है। ये पीपीआर वायरस एक होता है, उसके कारण जो है ये डिजीज फैलती है। इसमें जितने रूमिनेंट होते हैं, खासकर स्मॉल रूमिनेंट या सिप या गोट हैं जिनका पेट जो है 4 चैम्बर में बटा हुआ है, उनमें ये देखा गया है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए एंटेरोटॉक्सीमिया जो है किससे होती है, तो एंटेरोटॉक्सीमिया एक प्रकार से कोलोस्ट्रीडियम परफिरिंजेंस से होती है। कोलोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया है, ओवर रेटिंग ये डिजीज है। उसके अलावा सिप और गोट पे एंथ्रेक्स भी आप देख सकते हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस से जो होती है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, जोनोटिक है और सडन डेथ होती है। हेन की ये काफी ज्यादा डिजीज पूछी जाती है, रानीखेत डिजीज। रानीखेत डिजीज जो है इसको दूसरा नाम दिया गया है न्यूकैस्टल डिजीज और ये डिजीज जो है वायरस से फैलती है, क्योंकि न्यूकैस्टल नामक स्थान में हुई थी और वायरस से फैलती है तो इसका नाम क्या रखा गया है? न्यूकैस्टल डिजीज। तो ये अगर आप टेबल देखोगे तो इसमें 2 डिजीज या जितनी डिजीजेस हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, खासकर फुट एंड माउथ डिजीज, हेमोरेजिक सेप्टिमिया हो या ब्रुसेलोसिस हो या फिर रेनीखेत डिजीज हो, ये आपको काफी देखने को दिख जाती हैं। ठीक है, इसको न्यूकैस्टल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा भी होता है वायरस के कारण और वहीं हेन में जो है कॉक्सिडोसिस भी होता है एमेरिया स्पेसीज के कारण। ये प्रोटोजोवल जो है बीमारी है। तो अगर पूछा जाए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी बीमारी जो है प्रोटोजोवा के कारण होती है, तो आप सीधे बता दो कॉक्सिडियोसिस जो है प्रोटोजोवा के कारण छात्रों होती है। तो आशा है कि इस वाले जो है स्लाइड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है? ये भी आपसे प्रश्न जो है यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है,
विरेचक यानी कि जिसमें परगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो परगेटिव और लैक्जेटिव दो प्रॉपर्टीज होती हैं और दोनों का मतलब होता है कि मल जो है बॉडी से आसानी से निकल जाए, या दस्तावार हिंदी में क्या कहेंगे, जिससे दस्त आ जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, परगेटिव बोलते हैं। जैसे एलोवेरा परगेटिव भी है और लैक्जेटिव भी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शंस आपको दिए हैं मैग्नीशियम सल्फेट, अरंडी का तेल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उपयुक्त में से सभी। तो जितने भी इसमें दिए गए हैं ये सभी क्या हैं, रेचक के काम में आते हैं, पेट साफ करने वाली दवाई के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन से परगेटिव हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट भी है, अरंडी का तेल भी है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है। इसके अलावा कुछ और दवाइयां हैं छात्रों जो आपको जानना चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक प्रतिजैविक कौन सी दवाइयां हैं, जितनी भी आपकी साइक्लिन वाली दवाइयां होंगी, चाहे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हो या पेनिसिलिन हो। पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वहीं एनरोफ्लॉक्सिन भी है। इसके अलावा आप देखोगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जिसको अब्राहम वाक्समैन ने खोजा था। तो ये सारी डिजीजेज जो हैं एक ऐसी, ये जो दवाएं हैं ये एंटीबायोटिक होती। कौन सी दवाओं पे, किस प्रकार की डिजीजेज पे काम करती हैं, ये सब बैक्टीरियल डिजीजेज पे छात्रों क्या करती हैं, काम करती हैं। यानी कि जहां पे अगर बैक्टीरियल डिजीज है वहां पे आप एंटीबायोटिक दे सकते हो, और इसीलिए अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज कर लेते हो तो बैक्टीरियल डिजीज जो आपकी ये दवाइयां हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इनका ज्यादा इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपकी जो डिजीजेज होती हैं छात्रों ठीक नहीं होती हैं बैक्टीरियल, क्योंकि उनके प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है। उस केस में आजकल देखा गया कि बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार के वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में कौन सी है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, एनफ्लॉक्सासिन और पेनिसिलिन, या जिसके आगे माइसिन लगी हो, इस तरीके के एमॉक्सिसाइलिन जो है, ये सभी जो है आपकी एंटीबायोटिक होती हैं और जीवाणु संक्रमण में काम करती हैं। वहीं कृमिनाशक की बात करें, एंटी हेलमिंथिक, ये हमारे बॉडी के अंदर कृमि हो जाते हैं, ऐसे जानवरों के भी कृमि हो जाते हैं, क्योंकि ये घास खाने जो है या जो घास चरने जाती हैं बाहर गाय भैंस, उनमें देखा गया है कि कृमि हो जाते हैं। यहां तक कि ह्यूमन में भी कृमि हो जाते हैं, डायमंड बैक मैथ की इल्लियां हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको जो दवाई लेना है एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल का नाम सुना होगा, और फेनबेंडाजोल भी एक प्रकार की ऐसी दवा है जो कृमिनाशक है। आप कोरोना काल में देखे होगे काफी ज्यादा जो प्रयोग की गई आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन से भी आप देखेंगे परजीवी जो है शरीर में मर जाते हैं, इनका नाम ही आप सुने होंगे। तो परजीवी कौन से होते हैं, एक राउंडवर्म होता है एस्कैरिस, और दूसरा जो है फीताकृमि भी आपको टीम देखने को मिल जाएगा। फिर एंटी प्रोटोजोआल यानी प्रोटोजोआ के प्रति कौन सी दवाइयां काम करती हैं, एम्प्रोप्लेरियम करती हैं, डाइमिनाजिन करती है। ये दवाइयां जो हैं प्रोटोजोआ के। हालांकि ये दवाइयां जब आप लें तो उनकी एक खुराक निश्चित होती है, इसलिए किसी डॉक्टर से पूछ के जो है आप अपने पशुओं को खिलाएं, डायरेक्ट डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, या आप प्रैक्टिस कोई कर रहा है उससे आप जो है पूछ सकते हैं। दर्दनाशक दवाइयां या सूजन रोधी, इनको एनाल्जेसिक दवाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो मेलक्सिकैम, फ्लूकिनिसिक्स, मेग्लूमिन, ये जो दवाइयां हैं ये दर्दनाशक हैं। ज्वरनाशक के लिए आप पैरासीटामोल का उपयोग कर सकते हो, इनको एंटी पैरासिटिक दवाइयों के नाम से भी जानते हैं। और जो कृमिनाशक हैं वो एंटी पार के नाम से जानी जाती हैं। तो पैरासीटामोल, एनाल्जिन, ये बुखार नियंत्रण के लिए। वाह्य परजीवी अगर आपके हो गए जुएं वगैरह हैं तो साइपरमेथ्रिन और अमिट्राज से जो है आप क्या कर सकते हो, अपने पशुओं को नहला सकते हो। एंटीसेप्टिक जो है वो आपकी क्या है, पोविडोन, आयोडीन और पोटेशियम परमैंगनेट, वही पोटेशियम परमैंगनेट छात्रों जो एथिलीन का एब्जॉर्बर भी है, तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हो। ये घाव की सफाई वगैरह के काम में आता है। तो ये आपसे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं दवाइयां, तो ये स्लाइड आप अच्छे से पढ़ लेना। अब एक टेस्ट पूछा जाता है, गर्बर टेस्ट जो है किसके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो गर्बर टेस्ट जो है दूध में जो है वसा प्रतिशत को चेक करने के लिए गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वसा में कितनी प्रतिशत है। तो इसका आविष्कार जो है स्विट्जरलैंड के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था निकोलस गर्बर। इसका आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर निकोलस गर्बर ने 1891 में किया था। इसीलिए इस टेस्ट का नाम ही क्या कर पड़ गया, गर्बर टेस्ट पड़ गया। तो गर्बर टेस्ट क्या बताता हमें कि दूध में जो है वसा कितनी है। ये किस परीक्षण सिद्धांत पे काम करता है, ये ब्यूटोरोमीटर नामक एक विशेष यंत्र में किया जाता है, जहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया जाता है, और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया जाएगा जो हल्का मटेरियल होता है वो अपने आप का ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो वसा को दूध से अलग कर दिया जाता है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि दूध के प्रोटीन केसिन को घोलने के लिए कौन से जो है रसायन का इसमें प्रयोग करते हैं, तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का वसा पृथक्करण के लिए जो है उपयोग करते हैं, जिससे प्रोटीन पूरी तरीके से इसमें घुल जाती है और वसा का मात्रा हमें जो है पता चल जाती है।
तो इस परीक्षण में दूध के प्रोटीन को घोलने के लिए हमें क्या चाहिए, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। और वसा के पृथक्करण को आसान बनाने के लिए जो है एमिल अल्कोहल की उपयोग की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गर्बर टेस्ट में जो है प्रोटीन को घोलने के लिए, तो आप बता देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, और वसा आसानी से निकले तो एमाइल अल्कोहल का नाम ले देंगे। अब कुछ और टेस्ट हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए, जैसे लैक्टोमीटर टेस्ट जो है दूध की शुद्धता को जांचता है, और ये सिद्धांत इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है कि दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होती है, उससे जो है हमें पता चल जाता है कि दूध जो है शुद्ध है या नहीं। गर्बर टेस्ट की हमने बात बता दी कि ये वसा का प्रतिशत नापता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसके द्वारा वसा का पृथक्करण किया जाता है। एक है बॉबकॉक टेस्ट, बॉबकॉक टेस्ट भी वसा प्रतिशत नापता है, ये सेंट्रीफ्यूज द्वारा वसा को मापता है। MBRT का नाम सुना होगा, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, ये जीवाणुओं की संख्या नापने के काम में आता है, बैक्टीरिया कितनी है। अल्कोहल टेस्ट जो है अम्लता की जांच करता है, जमावट में स्थिरता का पता लगाता है। और कॉब टेस्ट जिसको क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट जो है खट्टेपन या अम्लता की पहचान बताता है, और जैसे आप दूध उबालेंगे वैसे उसमें थक्का जैसा बन जाता है, ठीक है, जमावट। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, कॉब टेस्ट। छात्रों हमने स्लाइड 3 पढ़ी, लेकिन जो है कई सारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब देखो ये सीधे सीधे जो है आपके टीए में पूछा गया था, और ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके थे कि भारत में पाई जाने वाली एक कुबड़ अरेबियन ऊंट प्रजाति को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक कुबड़ वाले, दो कुबड़ वाले ऊंट और कोई कुबड़ नहीं, 3 प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं। यहाँ पे आप ऊंट देख सकते हो, ये पूछा गया था। बैक्टीरियनस, ये क्या है, बैक्टीरियन। तो बैक्टीरियन में डबल पाया जाता है। और सिंगल कुबड़ का आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेडरी। इसको क्या बोलते हैं, डॉर्मेडरी। तो एक कुबड़ वाले अरेबियन ऊंट की प्रजाति को हम डॉर्मेडरी के नाम से जानते हैं, देख लिया आज आपने। और 2 कुबड़ वाले को क्या कहते हैं, बैक्टीरियन कहते हैं। तो डॉर्मेडरी में कुबड़ की संख्या 1 होती है। ये कहां पाया जाता है, अफ्रीका, मध्य पूर्व भारत, राजस्थान में ये पाया जाता है। गर्म रेगिस्तान के लिए अनुकूलित है, ये तेज दौड़ता है, ठीक है। और जो बैक्टीरियन उसमें 2 कुबड़ पाए जाते हैं, मध्य एशिया, भारत, लद्दाख की नुब्रा घाटी में पाया जाता है। ठंडे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित लंबे घने बाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वहां 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, और इनमें जो है एक जो बाल है इन्हें उस टेम्परेचर क्लाइमेट के प्रति क्या बनाते हैं, एडॉप्टिव बनाते हैं। यानी ये पाए कहाँ जाते हैं, मध्य एशिया, भारत, लद्दाख, नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। और ये जो है कहाँ पूछा गया, आपके AGT एग्जाम में पूछा गया 2026 में, ठीक है। बिकुना, बिकुना में कोई भी कुबड़ नहीं पाया जाता है छात्रों। ये दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में पाए जाते हैं। ऊंट का सबसे छोटा सदस्य अगर पूछा जाए तो यही है, बिकुना जो है ऊंट के सबसे छोटे सदस्य में से एक है छात्रों, और इसकी जो ऊन है वो सबसे कीमती ऊन होती है। और अगला है अल्पाका, अल्पाका में भी कुबड़ नहीं पाया जाता, दक्षिण अमेरिका में है। पालतू पशु है, ऊन उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। तो आप देख लिए चारों प्रकार के जो है ऊंट की स्पीसीज और उनके कुबड़ की संख्याओं के आधार पर किन भागों में बांटा गया है। आशा है कि आपको जो है इस स्लाइड से भी काफी नॉलेज मिल गई होगी आगे आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, मेमने में पूंछ हटाने को क्या कहा जाता है। तो मेमने में पूंछ हटाने को हमने आपको पूरी तरीके से बताया था, डॉकिंग कहा जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री का क्लास, पूरा तरीका मैराथन क्लास में हमने बताया था, क्या बताया था, डॉकिंग जो है मेमने में पूंछ हटाना जो है डॉकिंग कहलाता है। डॉकिंग इसलिए कहलाता करते हैं क्योंकि जो मेमने होते हैं उनकी पूंछ में कोई संक्रमण ना होने पाए, तो इससे हम डॉकिंग कहते हैं। ना इसमें नॉचिंग आएगा, ना डिटेलिंग आएगा, ना डिटैचिंग आएगा। अब डॉकिंग होता क्या है, भेड़ और मेमने में किया जाता है। पूंछ का कुछ हिस्सा जो है हटा दिया जाता है, इलस्ट्रेटर चढ़ा के काट दिया जाता है, लोहे की रॉड रख के। गंदगी व फ्लाई स्ट्राइक से बचाव करता है, ठीक है। वहीं कैस्ट्रेशन का नाम सुना होगा। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है नर पशु, बैल या बकरा कोई है, उसको जो है बधिया कर देना, यानी उसके अंडकोश को निष्क्रिय कर देना। मुख्य रूप से क्या होता है कि जो पशु होते हैं, जो मेल पशु होते हैं, वो शुरुआती अवस्था में शांत नहीं रहते हैं, इसीलिए आपस में लड़ाई करेंगे। अब आपको मांस है या कोई दूसरी चीजें हैं, उनकी गुणवत्ता खराब कर देंगे लड़ाई करके, चीड़-फाड़ करके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए उन्हें शांत बनाने के लिए और मांस की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए जो है कैस्ट्रेशन के नाम से कैस्ट्रेशन कर दिया जाता है। कैस्ट्रेशन जो है बर्डिजो कैस्ट्रेटर के द्वारा किया जाता है या इलस्ट्रेटर के द्वारा भी किया जाता है। डीहॉर्निंग गाय भैंसों में की जाती है सींग की वृद्धियों को रोकने के लिए।
इसमें जो है ग्रूमिंग का नाम सुना होगा, सभी पशुओं में शरीर की जो सफाई होती है, रक्त संचार बढ़ाना होता है, त्वचा स्वस्थ रखना होता है, उसे ग्रूमिंग या खुरैरा के नाम से जाना जाता है। वहीं टैगिंग की बात है तो कान में एक टैग लगा देते हैं जिससे रिकॉर्ड बनाने में आसानी रहती है। डीवार्मिंग जो है पेट के कीड़ों के नष्ट करना, जो आपकी दवाइयां हैं आइवरमेक्टिन वगैरह देना, वो डीवार्मिंग के नाम से जानते हैं। वियरिंग जो है बछड़ा या मेमना मां से अलग करना जो है बियरिंग कहलाता है। कुलिंग, बीमार या अनुत्पादक जो पशु है उसको झुंड से अगर हम हटा दें तो उसे हम क्या कहेंगे, कलिंग कहेंगे। और ब्राउजिंग किसे कहेंगे, बकरी जो पेड़ की झाड़ी की पत्तियां खाती हैं, ठीक है, बकरी देखोगे नीचे घास नहीं खाएगी, ऊंचे पेड़ पत्तियां हैं वो लगी होंगी उसको खाएगी जरूर, उसकी आदत होती है, इसी आदत को हम क्या कहते हैं, ब्राउजिंग बोलते हैं। और शेयरिंग जो है भेड़ में ऊन को उतारने को हम शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे जो है इस टेबल से भी देखोगे कई सारे आपके प्रश्न बन जाते हैं। निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी पशुओं में कृमिनाशक का काम करती है, अब इसको आप आसानी से लगा देंगे। कौन सी है, मेलोक्सिकॉम है, आइवरमेक्टिन है, पोटेशियम परमैंगनेट है, या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। तो आपको सभी को पता है ये कौन सी है, आपकी कृमिनाशक आइवरमेक्टिन है, ठीक है। दवा के अलग अलग वर्ग होते हैं, जैसे बेंजीमिडाजोल्स। बेंजीमिडाजोल्स हमेशा जो है राउंड वर्म, टेप वर्म और कुछ फ्लूक के काम में आते हैं। इसमें अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और फेंडाजोल जो है, अगर आपको राउंड वर्म हटाने हैं, स्कैरिस वगैरह, तो आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी जो होते हैं इनको कहते हैं मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन्स। मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन्स में आपके आइवरमेक्टिन, मॉक्सीडेक्टिन आते हैं। दो प्रकार की दवाएं आती हैं, आंतरिक कीड़े व बाहरी परजीवी जैसे जू, किलनी, इन सभी को मार देते हैं। पायराजिनो आइसोक्विलिन भी आता है, इसमें जो है प्राजिक्विलिनटेल आती है टेप वर्म और फ्लूक के लिए। और आंतों के गोल कृमि और हुक्क्रम को हटाने के लिए टेट्राहाइड्रोपायरीमिडीन्स जो है यूज में लाई जाती है। हालांकि इतनी डिटेल में पूछना मुश्किल है क्योंकि आप जानते हैं सभी कि आप जो है कितना बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गाय की होलिस्टाइन फ्रीजियन नस्ल का सब उत्पत्ति स्थान कौन है। अब होलिस्टाइन फ्रीजियन नस्ल जो है काफी ज्यादा दूध देती है, आपको पता है सर्वाधिक दूध देने वाली विदेशी गाय कौन सी है, होलिस्टाइन फ्रीजियन है। और देसी गाय कौन है आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है आप क्या देख सकते हैं, फिगर देख सकते हैं होलिस्टाइन फ्रीजियन का। इसका हॉलैंड क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, हॉलैंड की ये एक ब्रीड है, होलिस्टाइन फ्रीजियन ब्रीड, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ नस्ल हैं, जैसे गिरी नस्ल गुजरात, गिरी सौराष्ट्र की है, ये उच्च उत्पादन दूध का करती है और साथ साथ में ये उष्ण सहनशील है, अगर तापमान अधिक है तो अच्छा दूध देती है। साहीवाल पंजाब की है, भारत पाक क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ देसी दूध नस्ल के नाम से जानी जाती है। रेड सिंधी गाय सिंध क्षेत्र की है, गर्मी सहनशील कर लेती है, अच्छी दुग्ध क्षमता होती है। थार पारकर काफी ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये एक दुकाजी नस्ल है, ये कैसी है, द्विकाजी नस्ल है, दूध प्लस कार्य दोनों करती है। जब गाय में द्विकाजी नस्ल की बात आती है तो दूध और कार्य की बात होती है, और बकरी में जब दुकाजी नस्ल की बात आती है तो मांस और दूध की बात होती है। तो गाय की दुकाजी नस्ल में कौन है, थार पारकर। राठी गाय का नाम आपने सुना होगा। अगर शुष्क क्षेत्र है तो राजस्थान बीकानेर क्षेत्र में, गंगानगर क्षेत्र में राठी। कांकरेज गाय गुजरात राजस्थान सीमा में शक्तिशाली बैल होते हैं और दोहरे उद्देश्य के लिए यूज की जाती है। ओंगोल ये आंध्र प्रदेश की है और ये काफी ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है क्योंकि ये सूखा सहिष्णु है। और इसमें जो है फॉरेन में कौन सा देश जो है इसे लेकर गया है अपनी गायों की ब्रीडिंग में उष्ण सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए। हरियाणा गाय, हरियाणा पश्चिमी यूपी की है। वहीं आपकी कंग्याम गाय जो है ये भी जो है कार्य हेतु प्रसिद्ध है, ड्राफ्ट उद्देश्य के लिए है। और देवनी जो है महाराष्ट्र तेलंगाना में पाई जाती है, दोहरे उद्देश्य के लिए होती है। तो यहां से भी आपके प्रश्न आने की संभावनाएं छात्रों बढ़ जाती है। खीस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, कौन सा तथ्य जो है, खीस का नाम आप जानते होंगे जिसका नाम है कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम में जो है विटामिन ए भरपूर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, खीस जो है वो विरेचक का काम करती है, लैक्जेटिव होती है, पेट साफ कर देती है, ये भी बिल्कुल जो है आपका क्या है, सही है। इसके अगर छात्रों आगे देखते हैं तो जन्म के 0.5 से 2 घंटे के भीतर खीस देना अनिवार्य है, ये भी बात सही है। शरीर भार के 20% दर से जो है खीस देनी चाहिए, ये बात गलत है। गाय में 1/10 और भैंस में 1/15 जो है खीस हमें देनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जो है 20 मात्रा जो है ये क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो पहला तथ्य बिल्कुल सही है कि खीस जो है सामान्य दूध की तुलना में विटामिन ए से भरपूर होती है।
और दूसरा भी तथ्य सही कि जन्म के आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के भीतर जो है बछड़े को खींच दे दो। और तीसरा क्योंकि लैक्सेटिव है तो पेट में जो मल वगैरह है उसको बाहर निकालने में काम करता है, लेकिन बछड़े के वजन का केवल 1/10 हिस्सा ही हमें खींच देनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा देखो तो लैक्सेटिव से कब परगेटिव हो जाएगी और कब आपका बछड़ा बीमार हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो कोलेस्ट्रम होता क्या है, एक गाढ़ा पीला दूध है जो ब्याने के बाद जो है गाय से निकाला जाता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी अधिक पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इसीलिए इसे नेचुरल वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों क्या बोलते हैं, नेचुरल वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ये पूछा गया है कैपरा हिरिकस किसका जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, कैपरा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है, बकरी का है, भेड़ का है, गौवंश का है या भैंस का है। तो अगर देखा जाए तो गाय अगर भारतीय है तो उसे बॉस इंडिकस के नाम से जाना जाता है। भैंस और गाय सभी जो हैं बोविडी फैमिली की हैं। किस फैमिली की हैं, बोविडी। वही गाय अगर विदेशी या जर्सी है तो इसको बॉस टॉरस के नाम से जाना जाता है। भैंस की जो रिवर बफेलो है बुबैलस बुबैलिस के नाम से जानी जाती है। वहीं बकरी की गोट जो है वो कैपरा हिरिकस के नाम से जानती है। तो कैपरा हिरिकस किसका वैज्ञानिक नाम है, बकरी का है। और भेड़ का फिर क्या नाम है, ओबियस एराइज जो है भेड़ का नाम होता है। वही छात्रों अगर देखा जाए ऊंट एक कुबड़ वाला, फिर से अगर हम आपको याद दिला दें तो इसका नाम क्या होता है, कैमेलस डोर्मेडेरियस। क्या नाम है इसका, कैमेलस डोर्मेडेरियस है। वहीं 2 कुबड़ वाले को कैमेलस बैक्टीरियानस है। ये पहले भी हमने आपको पढ़ाया है। इसके अलावा घोड़ा की अगर बात करें तो एक्वस कैबेलस है। गधा जो है एक्वस एशिनस है। सुअर को जो है सस स्क्रोफा डोमेस्टिकस बोलते हैं। कुत्ते को कैनियस ल्यूपस बोलते हैं। बिल्ली फेलिस कैक्टस है जिसको फेलिस डोमेस्टिका बोलते थे पहले। और मुर्गी गैलस गैलस डोमेस्टिकस है। तो वैज्ञानिक नाम कब आपके कौन से पूछ लिए जाए, इसलिए इनके वैज्ञानिक नाम भी आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो इनको अच्छे से समझ लें। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है। बकरी की इसमें विदेशी नस्ल जो है आपसे पूछी गई है, टोनबर्ग है, जमुनापारी है, बीटल है या बारबरी है। अगर इसके नाम से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो टोगनबर्ग है यही एक विदेशी नस्ल है। बीटल और बारबरी और जमुनापारी हमारे देश की नस्लें हैं। जमुनापारी उत्तर प्रदेश के इटावा में इसका उत्पत्ति स्थान है। इटावा ही आप जानते हो कि यहाँ पे यमुना नदी और मध्य प्रदेश से आने वाली कौन सी नदी आपस में मिलती है, इसके बारे में आप कमेंट करके हमें बताओ। दूध और मांस दोनों जमुनापारी उसके लिए प्रसिद्ध है। रोमन नाक होती, तोते जैसी लंबी नाक होती है और लंबे लटकते हुए कान होते हैं। बीटल जो है पंजाब की उत्पत्ति स्थल है। दूध और मांस इसका भी खाया जाता है। जमुनापारी जैसी होती है लेकिन बीटल में जो है दाढ़ी पाई जाती है। वहीं अगर देखा जाए बर्बरी नस्ल यूपी राजस्थान में जो है काफी मात्रा में पाई जाती है। ये भी दूध मांस के लिए होता है। कान इसके छोटे होते हैं, स्टाल फीड के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगर आप जो है कहीं पे बर्बरी को पालना चाहते हो छोटी जगह पे, इसे को कह सकते हैं कि एक छोटे से जो किचन गार्डन जैसे होती है फलों के लिए, वैसे अगर घर में आप बकरी रखना चाहते हो, स्टाल फीडिंग करवाना चाहते हो, बांध के बकरी खिलाना चाहते हो तो बर्बरी ले आओ। ब्लैक बंगाल जो है पश्चिम बंगाल की है। उत्तम मांस है, उच्च प्रजनन क्षमता होती है, जुड़वा बच्चे बहुत ज्यादा देती है। जुड़वा बच्चे बहुत ज्यादा देने के कारण जो है काफी ज्यादा मात्रा में आपकी बकरियां हो जाती हैं और काफी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा सिरोही राजस्थान की किस्म है। सिरोही और भी गाय की भी क्या किस्म है, मांस और दूध के लिए भूरे धब्बे गर्मी सहनशील होती है। टोगनबर्ग स्विट्जरलैंड की है। चाक सफेद निस्कत उत्कृष्ट डेयरी नस्ल है। वहीं सानेन नस्ल काफी ज्यादा पूछी जाती है, सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है। ठीक है, सर्वाधिक दूध उत्पादन किससे मिलता है, सानेन। ठीक है, बकरियों की रानी कौन कहती है, आप बताएंगे तो मिल्क क्वीन कौन है, सानेन। सानेन को क्या कहता है, दूध की रानी है बकरी है। अल्पाइन आल्पस यूरोप में पाई जाती है, विभिन्न रंग के लिए है। एंग्लो न्यूवियन इंग्लैंड के दूध और मांस के लिए है। बकरियों की जर्सी किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो एंग्लो न्यूवियन जो है बकरियों की जर्सी कहलाती है। और बोर दो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। विश्व की अगर सर्वश्रेष्ठ मांस नस्ल है तो बोअर है, और ये किसकी नस्ल है, बकरी की है। आपसे एग्जाम में पूछते हैं छात्रों। आगे है, किस कुकुट रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है, तो न्यू कैसल डिजीज के नाम से जो है रानी खेत डिजीज को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है, रानी खेत को। आईवीडी हो या कॉक्सीडेरिस हो या फाउल पॉक्स हो, इसको न्यू कैसल डिजीज नहीं बोलते हैं, क्योंकि रानी खेत इसलिए पड़ा क्योंकि भारत में इसका पहला मामला कब आया था, 1927
1928 में उत्तराखंड के रानीखेत क्षेत्र में आया था। और वैश्विक स्तर पर 1926 में आ गया था न्यू कैसल, ठीक है, इंग्लैंड के न्यू कैसल अपॉन टाइन में इसका प्रकोप हुआ था, इसीलिए इसे न्यू कैसल डिजीज के नाम से जानते हैं। यह एक कैसे एक वायरस से होता है, वायरस का नाम है एवियन पैरामिक्सो वायरस टाइप 1 वायरस से होता है। इस रोग में क्या होता है, पक्षियों को सांस लेने में क्या है, तकलीफ होती है, हरी दस्त होती है और गर्दन पूरी तरीके से मुड़ जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसको टार्टिकालिस जैसे तंत्रिका संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं। मृत्यु दर काफी अधिक है, काफी ज्यादा कंटिजियस है, 50% से लेकर 100% तक मुर्गियां इसमें मर जाती हैं। टीकाकरण जो है इस बीमारी के रोकने का साधन है। शुरुआती खुराक में चूजों के 5 से 7 दिन पर F1 या लेसोटा स्ट्रेन की पहली खुराक इसमें दी जाती है। और बूस्टर खुराक जो है 4 से 6 सप्ताह पर लसोटा का बूस्टर और 8 से 10 सप्ताह की उम्र में R2V जो है मुक्तेश्वर जो है का टीका लगाया जाता है। तरीका, टीके की खुराक आंख या नाक में बूंद डालकर या पानी के पीने का पानी है उसके माध्यम से दिया जाना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा पूछा जाए, कभी कभी सिम्टम दे देता है कि एक मुर्गी है उसकी जो है गर्दन पूरी तरीके से मुड़ गई, हरे दस्त हुए थे उससे पहले और जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो कौन सी डिजीज हुई, तो बता देना न्यू कैसल या रानीखेत डिजीज हो सकती है। अब इसमें पूछा गया हंसिए के आकार के सींग किस भैंस की जो है विशेषता है, नीली रावी, सूरती, मेहसाणा या मुर्रा नस्ल की है। तो मुर्रा नस्ल जो है मुख्य रूप से जो है इसकी जो है भैंस की नस्ल की विशेषता कौन सी है, हंसिए के आकार की, नीली रावी की है, सूरती की है, मुर्रा की है या मेहसाणा की है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें सही जो होगा सिकल सेप की जो ब्रीड है वो सूरती है। कौन सी है, सूरती। अब मुर्रा किस लिए जानी जाती है आप हमें बता सकते हैं। जो सूरती होती है इसके सींग हांसी या दराती के समान चपटे और मध्य लंबे होते हैं। ये नीचे और पीछे की ओर जो है बढ़ते हुए अंत में ऊपर की तरफ मुड़कर एक हुक जैसा सिरा बना लेते हैं। इसमें जो है 2 व्हाइट कॉलर्स पाए जाते हैं। इसकी गर्दन पर 2 सफेद जो है पट्टियां आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनको धारियां कहते हैं। पहली धारी जबड़े के पास और दूसरी आपको छाती के पास जो है धारी देखने को मिलेगी। इसका रंग आमतौर पर कैसा है, हल्का भूरा या चांदी जैसा ग्रे आपको दिखाई देगा, हालांकि कुछ काले रंग की भी हो सकती है। शारीरिक ढांचा, यह एक मध्य आकार की नस्ल है जिसका शरीर सुडौल और पच्चर जो है बेस शेप्ड का होता है। इसकी पीठ बिल्कुल क्या होती है, सीधी होती है। तो सूरती नस्ल जो ऐसी नस्ल है उसकी नस्ल की क्या विशेषता है कि इसके जो सींग पाए जा रहे हैं वो सिकल शेप जो है हंसिए के आकार के पाए जाएंगे। और ये क्या है, जलेबी के आकार की। हंसिया देखी या नहीं देखी आपने। ये दूध का CLR28 है, तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा, ठीक है। तो लैक्टोमीटर के द्वारा जो है दूध का क्या नापा जाता है, या दूध की शुद्धता और गुरुत्व को नापने वाला जो यंत्र होता है उसको लैक्टोमीटर कहते हैं। और गाय के दूध का विशिष्ट गुरुत्व आमतौर पर कितना होता है, 1.028 से लेकर जो है 1.03 होता है। और भैंस का दूध जो है 1.03 से लेकर 1.032 के बीच होता है। तो अगर CLR28 है तो विशिष्ट गुरुत्व भी जो है, अगर आप ऑप्शन जानते हो, अगर आपको कॉमनली पता है कितना, तो कितना हो जाएगा, 1.028 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा छात्रों है। गाय की बात हो रही है, ठीक है। तो गाय के दूध का अगर आप CLR जानते हैं तो आप लिख देते हैं। निम्न में से भेड़ की किस किस्म को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, ठीक है। मेरिनो के बारे में, राजस्थान की कौन सी ऐसी नस्ल है, चोकला। चोकला एक ऐसी नस्ल है जो भारत की क्या है, मेरिनो है। चोकला कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। अपनी महीन और उच्च गुणवत्ता युक्त ऊन के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व में कौन प्रसिद्ध है, मेरिनो प्रसिद्ध है। भैंस में मुर्रा भैंस काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। एक किसे काला सोना बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है किस भैंस को काला सोना कहते हैं। अधिक दुग्ध उत्पादन और गहरे काले रंग के कारण जो है मुर्रा भैंस काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बकरी में जखराना बकरी है, इसे मिल्क क्वीन कहते हैं। और अभी हमें सानन भी बताया था, वो भी मिल्क क्वीन होती है उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण। बर्बरी नस्ल की जो बकरी है उसे सिटी गोट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिटी गोट कहते हैं, क्योंकि छोटे और सीमित जगह पे हम इसे पाल सकते हैं। भैंस में एक भादावरी जो भैंस है सबसे ज्यादा फैट इसी में पाई जाती है और इसे घी की मशीन के नाम से जाना जाता है। ऊंट में एक गोमठ ऊंट है, वो सवारी का ऊंट है, फुर्तीली और सवारी के लिए उपयुक्त है। वहीं गाय में राठी गाय जो है राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। भेड़ में मगरा जो है बीकानेरी चोकला कहलाता है। और सांड टीजर बुल जो है जासूस सांड कहलाया जाता है, क्योंकि वो
बताता है कि ऐसी मादाएं जो ऋतुमयी हैं, पता नहीं चल रहा है तो उन्हें पहचान लेता है, इसीलिए टीजर बुल को हम जासूस सांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो अगर पशुगण भारत में पहली पशुधन जो गणना हुई थी 1919 से लेकर 1920 में हुई थी, और हर 5 वर्ष में ये क्या की जाती है, आयोजित की जाती है। इसे कौन संचालित करता है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत ये जनगणना या कह सकते हैं पशु गणना की जाती है। ठीक है, विशेषता क्या है, जो 20वीं गणना हुई थी देश की, वो पहली डिजिटल पशु गणना थी जिसमें संग्रह के लिए टैबलेट का उपयोग किया था। और पूर्ण रूप से डिजिटल कौन सी जनगणना होगी, जो 21वीं हो रही है, या पूर्ण रूप से होगी। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा गया है कि नवीनतम पशुगणना के अनुसार जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो पशुधन की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर शायद कितने पशुधन है? सबसे ज्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में ही 67.8 मिलियन जो है प्रथम, और उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला प्रदेश है भारत में। फिर राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश जो है। विशिष्ट श्रेणियों में अगर बकरी में देखा जाए तो राजस्थान जो है प्रथम है। तो बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया? प्रथम हो गया। भैंस में उत्तर प्रदेश प्रथम है। ठीक है, भेड़ में तेलंगाना प्रसिद्ध है, और जो है गाय बैल में पश्चिम बंगाल। ऊंट जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। अब किसे जो है अंडे की इग कैपिटल जो है किसे बोलते हैं, आप इसके बारे में हमें बताएं। तांबे के रंग का शरीर किस भैंस की नस्ल का जो है विशेषता है? जिसमें जो है तांबे के जैसा कलर होता है, तो ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस भैंस का नाम है भदावरी। भदावरी जो भैंस होती है, जिसे जो है हम अभी बताए कि इसमें काफी ज्यादा फैट पाया जाता है, गर्मी सहने की उच्च क्षमता है, गर्दन के निचले हिस्से पर दो जो है सफेद धारियां भी पाई जाती हैं, भदावरी भैंस। ठीक है, तो घी उत्पादन हेतु सर्वोत्तम है। ठीक है, वही मुर्रा जो है, इसको जलेबी जैसे मुड़े हुए सींग जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं? मुर्रा में पाए जाते हैं। और भारत की प्रमुख जो है दुधारू नस्ल या ब्लैक गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। वही सूरती नस्ल भूरा चांदी जैसा ग्रे है, दराती के आकार के सींग जो है सिकल सेब जो है, ये किसमें पाए जाते हैं? आपके सूरती नस्ल में पाए जाते हैं। शायद ये इससे पहले अभी आपने प्रश्न पढ़ा भी था कि किस जो है भैंस की नस्ल में जो है दराती जैसे सींग पाए जाते हैं, तो सूरती है। ठीक है, 8 से 12% वसा इसमें भी पाई जाती है, कम चारे पर भी अच्छी गुणवत्ता का दूध दे देती है। जाफराबादी जो है काला ब्लैक रंग की है, सबसे भारी शरीर वाली भैंस है, नीचे की ओर झुके हुए जिसके सींग होते हैं। वही नीली रावी भी एक काली है कि जैसे आंख और माथे पर सफेद धब्बा होता है, नागपुरी। तो ये सब भैंस की वैरायटी क्या है, किस्में हैं, ब्रीड्स हैं, जिनके बारे में आपको कम से कम जानना चाहिए। विश्व की सबसे लोकप्रिय जो है फाइन ऊल की भेड़ की नस्ल कौन सी है? मेरिनो है, लिंकन है, कैरिडेल है, या रेम्बुलिटियट्स है? तो अगर आप देखेंगे इसमें कौन सी हो सकती है, आप बताइए। नहीं समझ में आया? मेरिनो बताया तो था। तो यहाँ पे मेरिनो जो है सही ऑप्शन है। मेरूनो जो है ये स्पेन की है। इस मेरिनो कहाँ की नस्ल है? स्पेन की है। इसमें सबसे अल्ट्रा फाइन जो है उनकी श्रेणी होती है। अगर फाइबर का व्यास देखोगे ना छात्रों, तो 11.5 से लेकर 24 माइक्रोमीटर तक होता है, और 3 से 6 केजी ऊन जो है आपको मिल जाती है। दुनिया की सबसे महीन और मुलायम ऊन त्वचा के अनुकूल परिधानों में उपयोग की जाने वाली जो है वो मेरिनो से प्राप्त होती है। वहीं अगर देखा जाए रेम्बुलिएट, रेम्बुलेट जो है फ्रांस इसका मूल स्थान है, ये भी महीन है लेकिन मेरिनो की ऊन से थोड़ी सी मोटी है। इसको फ्रेंच मेरिनो के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंच मेरिनो के नाम से किसे जाना जाता है, तो रेम्बुलेट को जाना जाता है। कोरिडेल न्यूजीलैंड की है। मेरिनो और लंकन का जो है क्या किया गया है? संकरण करवा के ये नस्ल बनाई गई है। वहीं लिंकन इंग्लैंड की है। इसमें मोटी लंबी जो है आपकी ऊन पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी भेड़ की अगर नस्ल पूछी जाए, सबसे भारी एवं चमकदार ऊन जो है लिंकन से बनती है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, हीफर किसको कहा जाता है? हीफर क्या है? तो ये कुछ शब्दावली है जो आपको हमने बताई थी कि हीफर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे नर युवा बैल हीफर है, या पहले प्रसव से पहले युवा मवेशी है, या वयस्क नर मवेशी है, पहले स्तनपान के बाद गाय है। तो इसको जानने के लिए हम उसको देखें टेबल को। बछड़ा बछिया क्या है? किसी भी लिंग का युवा मवेशी जो सामान्यतः 1 वर्ष से कम हो, उसे काफ बोलेंगे। युवा मादा मवेशी जिसने अभी तक बछड़े को जन्म नहीं दिया, ठीक है, पहले प्रसव से पहले जो युवा मादा मवेशी है उसी को हम हीफर के नाम से जानते हैं। गाय क्या है? ऐसी गाय जो कम से कम एक
बार जो है बछड़े को अगर जन्म दे दी तो काऊ हो गई, और जन्म नहीं दी तो हीफर हो गई। सांड की बात करें तो वयस्क नर मवेशी जिसका बधियाकरण नहीं किया गया है, अगर कोई जो है नर है उसका बधियाकरण नहीं हुआ तो उसे सांड बोल देते हैं, ठीक है। और मुख्यतः ये रिप्रोडक्शन के लिए या जो है प्रजनन के लिए यूज होता है। स्टीयर, स्टीयर जो है एक नर मवेशी है जिसे यौन परिपक्वता से पहले बधिया कर दिया गया, अगर उसमें जो है यौनारंभ नहीं हुआ, ठीक है, पॉबरिटी नहीं आई, उससे पहले ही अगर बधिया कर देते हैं तो स्टीयर बोल देते हैं। और बैल और ऑक्स क्या होता है, बधिया किया हुआ कोई नर वयस्क है जिसे खेती हल चलाने या बोझ ढोने के लिए उपयोग में किया जाता है तो इसे बैल या ऑक्स के नाम से जानते हैं। टीजर बुल क्या है, ऐसा सांड जिसका शल्य क्रिया द्वारा ऐसा उपचार किया जाता है कि वह मादा में गर्मी को पहचान सके परंतु प्रजनन ना कर सके, ऐसे को क्या कहेंगे, टीजर बुल। और टीजर बुल के जो आगे के जो पैर होते हैं उनमें स्याही लगा दी जाती है जिससे ऐसी ऋतुमयी गायें जिनकी पहचान हम नहीं कर सकते हैं या सिम्टम शो नहीं करती हैं तो इन सांडों के द्वारा हमें पता चल जाता है, इसीलिए इनको जासूस सांड के नाम से जानते हैं। यदि आप किसी डेयरी गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ और उसमें निम्न लक्षण हो, कोई एक गाय है जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ और लक्षण है तापमान एवं उत्तेजना में वृद्धि हो जाए, देखो तापमान में वृद्धि हुई, उत्तेजना बढ़ जाए, अस्थिर एवं कठोर चाल हो जाए, इसके अलावा सिर पीछे मोड़कर उधर की ओर देखते हुए बैठ जाए, तो निम्न में से कौन सा उपाय अपनाएंगे। तो ये सबसे पहले हुआ क्या है, ये हाइपोकैल्सीमिया हुई है। क्या हुई है, हाइपोकैल्सीमिया हुई है। इसमें पहले तो जो है आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है उसके बाद घट जाता है, जिसको बोलते हैं मिल्क फीवर, ठीक है। तो इसमें एग्जामिनर ने थोड़ा सा हाई राइज टेम्परेचर कर दिया जिससे आप समझ ना सको क्वेश्चन क्या है, लेकिन पहले राइज होगा फिर ही डाउन होता है। तो इसलिए राशन में कैल्शियम अपनाएं। राशन में अब कैल्शियम देने से छात्रों कोई फायदा नहीं होने वाला है। कैल्शियम बोर्गुलोनेट का इंजेक्शन दें, ये यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक थन भाग को हवा में भरकर बंधे चूचकों के साथ मालिश करें, ये भी हो सकता है। और बछड़ा देने के बाद प्रथम 3 दिन आंशिक दूध दोहन करें। तो इनमें से जो है कौन सा आपका सही है, तो इसमें से केवल 2, 3 और 4 आप क्या कर सकते हो, सही है। जहां पे 1 है उसे काट दीजिए क्योंकि अब कैल्शियम वाला खाना देने से आपका कोई फायदा नहीं होना। और इसको बोलते क्या है, इस बीमारी को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया या दुग्ध ज्वर बोलते हैं। इसमें फीवर जो है हमेशा जब आता है तब टेम्परेचर बॉडी का घट जाता है, लेकिन पहले इसमें क्या होता है, पहले इसमें हल्का सा फीवर आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, फिर सडनली घट जाता है, ठीक है। तो मिल्क फीवर को हम जो है पर्टूरिएंट्स पर्टेसिस नामक बीमारी से संबंधित है जो गायों में बछड़ा देने के लगभग 48 से 72 घंटों में जो है कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज जान गए। तो इसको अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो हाइपोकैल्सीमिया भी कह सकते हैं, यानी कैल्शियम की कमी। हवा की अनुपस्थिति में हरित पौध सामग्री किण्वन से बनने वाला उत्पाद है। तो किण्वन में जो है हवा की क्या है, अनुपस्थिति है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, तो हे, सूखी घास को हे बोलते हैं। साइलस, साइलस जो है फर्मेंटेशन में किया जाता है और उसमें हवा की अनुपस्थिति होती है। नमी इसमें होनी चाहिए 60 से 70%। हरा, रसीला और सुगंधित चारा पोषक तत्व विटामिन संरक्षित रहते हैं। हे क्या है, धूप में सुखा के हवा की उपस्थिति में हे बनाई जाती है। भूसा तो आप जानते हैं और लिंट भी जानते हैं, जिनिंग के बाद कपास से जो रेशा अलग किया जाता है उसको लिंटिंग के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्न में किस प्रजाति के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, किस प्रजाति की, भैंस में पूछा गया है या अच्छा केवल ऐसे पूछा गया है। तो यहाँ पे बुफेलो में जो है सर्वाधिक वसा पाई जाती है, काऊ, गोट और कैमल से ज्यादा जो है वसा किसमें पाई जाती है, बुफेलो में पाई जाती है। वैसे अगर छात्रों देखे जाएंगे ना तो सबसे ज्यादा वसा जो है डॉल्फिन के दूध में होती है। ये डॉल्फिन नील वेल, वेल जो मछली होती है इसमें जो है काफी ज्यादा वसा आपकी पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भैंस जो है आपकी बिल्कुल सही है। तो हमारी जो नील वेल होती है ना, ये पूरा का पूरा जो है वसा वाला दूध जो है स्त्रावित करती है पानी में, और पानी में ही जो है इसके जो बच्चे होते हैं उसे पीते हैं। डायरेक्ट जो है आप इसके जो टीट से दूध नहीं पीते हैं, ये स्त्रावित कर देती है और इतना ज्यादा इसमें वसा होता है। तो कुछ जो है अगर आप देखें तो सिंपली देखें तो सबसे ज्यादा वसा वाला अगर दूध है तो किसमें पाया जाता है, हुडेड सील या समुद्री जीव है। 61% से ज्यादा जो है दूध में वसा इन्हीं में पाई जाती है, किसमें, हुडेड सील, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए। और इससे कम फिर आपके जो है वेल हैं, समुद्री शेर हो गए, इसमें पाया जाएगा।
जंगली जीव जो है रेंडियर में भी 22.5% वसा पाई जाती है। जंगली अर्धपालतू में याक का नाम सुना होगा, 6 से 9% तक वसा है। पालतू पशु में भेड़ में 7 से 9% है। भैंस में जो 6.5 से 10% तक है। पालतू पशु बकरी में 3.5 से 4.5 है। गाय में 3.5 से 4.7 है। ऊंट में 2 से 4.5 है। मनुष्य में 3.5 से 4.5 है। और वहीं घोड़ी में और गधी में 1 से 1.5 है। ये डिपेंड करता है कौन सी ब्रीड है, उसके अनुसार जो है होता है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए किसमें होता है, हुडेड सील में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हिच डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के द्वारा कौन सी डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वैक्सीनेशन के लिए जो है ब्लैक क्वार्टर डिजीज को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। मिल्क फीवर जो है, मिल्क फीवर हाइपोकैल्सीमिया है, वैक्सीनेशन इसके लिए नहीं करना है। मैस्टाइटिस जो है ये संक्रमण हो जाता है टीट्स में, इसके कारण जो है थनैला रोग हो जाता है। ब्लॉट वगैरह भी जो है गैस बन जाना पेट में, ठीक है, ट्रोकर और कैनुला से निकालते हैं ना गैस, तो ये भी नहीं। तो इसमें मुख्य मिलाप रूप से जो ब्लैक क्वार्टर डिजीज जो है आप वैक्सीनेशन से रोक सकते हो। कुकुट हैजा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। फॉल कॉलरा हुआ अगर किसी को, तो क्या इसमें आप जो है असत्य है। इट अफेक्ट्स ऑल क्लासेस ऑफ फॉल, ये सभी क्लासेस को कर सकते हैं। ये कंटाजियस डिजीज है। अफेक्टेड बर्ड्स सो गैस्पिंग, कॉफिंग एंड स्नीजिंग, इट इज काज्ड बाय वायरस। तो इनमें कौन सा जो है आपसे पूछा है असत्य, इसमें असत्य कौन सा है। तो आपके हिसाब से इसमें कौन सा असत्य होना चाहिए। तो ये जो है सिंपल जो है आपका दिया गया है, काज्ड बाय वायरस है। वायरस से नहीं होता, कॉलरा हमेशा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है कॉलरा, बैक्टीरिया से होता है, वेब्रियो कैलोरी। ठीक है, तो रोग का नाम क्या है, फाउल कॉलरा या एवियन पार्शुलोसिस के कारण होता है। कारक इसका क्या है, पास्चुरेला मल्टोसाइडा, आपको बताया भी था। पक्षी इसमें मुर्गी, बतख, टर्की या अन्य घरेलू जंगली पक्षी होते हैं। ये बहुत ज्यादा कंटाजियस होता है और एक्यूट होता है। एक क्रोनिक होता है, दूसरा एक्यूट। एक्यूट मतलब तुरंत लक्षण आए और आज कोई भी जानवर खत्म हो गया। संक्रमण का मार्ग दूषित भोजन है, पानी है, संक्रमित पक्षी है, उनके स्राव के संपर्क है। प्रमुख लक्षण जैसे कलगी, कॉम्ब जो होती है इसके नीला पड़ जाना हो जाता है। इसके अलावा जो है सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, जिसको गैस्पिंग बोलते हैं। छींकने लगती हैं मुर्गियां, बतखें। पीला और हरा दस्त और सुस्ती आना शुरू हो जाती है। मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, कई बार जो है क्योंकि एक्यूट होने के कारण मर जाती हैं। उपचार में आप एंटीबायोटिक्स दवाइयां ले सकते हो, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। वहीं नियमित अगर वैक्सीनेशन करते हैं और बायोसिक्योरिटी रखते हैं तो आपकी मुर्गियां जो हैं वो सुरक्षित रहेंगी छात्रों। ठीक है, आगे देखते हैं, रेनेट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हिच डेयरी प्रोडक्ट। रेनेट किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, रेनेट जो है चीज बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसके लिए लाया जाता है, चीज। चीज अलग होता है, पनीर अलग होता है। ठीक है, एंजाइम इसमें कौन सा पाया जाता है, रेनिन या काइम जो है काइमोसिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। और ये दूध के केसिन प्रोटीन को जमाकर जो दही और वे को अलग कर देता है, इसीलिए इससे क्या बनता है, चीज बनता है। ठीक है, पशु बछड़े का जो पेट होता है ना, ठीक है, चौथा पेट जिसको एबोमेजम बोलते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया, वनस्पति, अंजीर, थिसिल, ये सभी जो है पाए जाते हैं। दही और दही से अंतर क्या है, सामान्य दही जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा जमता है, रेनिट एंजाइम के द्वारा नहीं जमता है। और घी मक्खन को गर्म करके बनाया जाता है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होता है। वहीं क्रीम की बात किया जाए, क्रीम भी ऑप्शन में दिया गया, क्रीम सेंट्रीफ्यूज द्वारा वसा को अलग करके बनाया जाता है। तो ठीक है, टेक्सचर और संरचना को ये क्या करता है, सुधार प्राप्त करवाता है। तो रेनेट का उपयोग अगर आपसे पूछा जाए तो बता देना चीज बनाने के लिए किया जाता है। निम्न लक्षणों के आधार पर नस्ल को आपको पहचानना है। बाहर निकला हुआ चौड़ा एवं लंबा मस्तक, आगे की ओर मुड़े हुए लट्टे कान, सफेद रंग जिस पर गाढ़े लाल रंग या चॉकलेटी भूरे धब्बे हैं, तो समझ लेना इस गाय का नाम गिरी है। कई सारी किताबों में इसका नाम राठी कर दिया गया, लेकिन यह गाय क्या है, गिरी है। राठी में भूरे रंग पे सफेद रंग के धब्बे होते हैं, ना कि सफेद पे भूरे होते हैं। और राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। अर्धचंद्राकांत सींग हो या फिर लंबे लटकते और आगे की ओर मुड़ी कान हो, बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मत्था हो, तो समझ लो गिरी गाय की बात हो रही, थार पारकर की नहीं हो रही। ठीक है, वही राठी गाय का हमने आपको बता दिया। मालवी जो है छोटा और थोड़ा धसा हुआ इसका मत्था होता है, छोटे और नुकीले कान होते हैं, लोहे जैसा ग्रे या सफेद कलर के होते हैं। इसमें शक्तिशाली बैल जो हैं खेती के लिए अपनाए जाते हैं, जो थार पारकर के नीचे है। ठीक है, साहीवाल का नाम लाली लिए हुए भूरा जो है इसका रंग होता है, और इसे लाल सोना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ढीली त्वचा के कारण इसे लोला भी बोलते हैं। अब यहाँ परीक्षण का नाम है, टेस्ट का नाम है,
और किस लिए किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। अल्कोहल टेस्ट जो है हीट स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। कॉब टेस्ट आपको हमने बताया सेल्फ लाइफ से संबंधित है। सेडिमेंट टेस्ट इम्प्योरिटीज हमें बताता है। हंसा टेस्ट जो है मिलावट की जांच करता है। वही लैक्टोमीटर टेस्ट जो है सापेक्ष घनत्व निकालता है। और एमबीआरटी टेस्ट जो है सूक्ष्म जीव गुणवत्ता के बारे में बताता है छात्रों। तो छात्रों ये कुल मिलाकर आपके प्रश्न थे, आपसे पूछा गया है कि कौन इनको आपको सही मिलाना है। ठीक है, अल्कोहल टेस्ट जो है किससे संबंधित है, हीट स्टेबिलिटी से। कॉब टेस्ट किससे संबंधित है, आपकी सेल्फ लाइफ डिटर्मिनेशन के लिए। सेडिमेंट टेस्ट इम्प्योरिटीज इन मिल्क। और हंसा टेस्ट जो है एडल्ट्रेशन एंड डिक्टेशन के लिए, यानी सभी बिल्कुल सीधे मिले हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हंसा टेस्ट किसके लिए होता है, मिलावट की पहचान करने के लिए। और ये जो इसमें दिया गया है, ये जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा, सीधा सीधा मिला हुआ है। तो छात्रों ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि एनिमल हस्बेंड्री के थे। हालांकि आज जो है किसी प्रकार की तैयारी नहीं थी और आपको पढ़ाना भी था, तो मैंने कहा कुछ एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आपको बता दें। महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद छात्रों।